जय हिंद साथियों, मैं पंकज सिंह आज अपने इस 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को नमन करता हूं। साथियों, आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बातें होंगी संविधान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बी.एन. राव का, के.एम. मुंशी का, जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, जिन्ना का और बहुत से ऐसे संविधान वेत्ताओं का जिक्र होगा। दिन भर बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, सारी चीजों को बताया जाएगा। बहुत लोग आत्मसात करेंगे, बहुत लोग सुन करके एक साल के लिए फिर भूल जाएंगे। लेकिन आज मैं वहीं इससे अलग इस पावन पर्व पर अपने एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जिनके बारे में इतिहास बहुत कुछ नहीं कहता है। इतिहासकार बहुत कुछ नहीं कहते हैं और अगर वो कहते भी हैं तो सामान्य जन तक पहुंचता नहीं है। जी हाँ साथियों, कुछ पन्ने ऐसे हैं, मैं वैसे भी इतिहास के उन्हीं पन्नों को छूना चाहता हूं जहां पर सब लोग मौन है या मौन नहीं भी हैं तो एक आम जनता जिसको जानना चाहिए कि हमारे भारत में कैसे कैसे वीर पैदा हुए थे, उन तक नहीं पहुंचता है। साथियों, कहा जाता है कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के खिलाफ एक मोर्चा खोला था। अकबर जो उस समय भारत का बादशाह था, राणा प्रताप के मन में था कि अकबर कुछ भी हो, विदेशी है, हो सकता हो राणा प्रताप के मन में कुछ प्रेम रहा होता अकबर की जो सुलह कुल नीच चल रही थी। लेकिन जब 30,000 राजपूतों का कत्ल किया गया, निरीह राजपूतों का, अभी बुढ़े बुढ़ियों बच्चों का जब क्रोध में जब अकबर ने कत्ल करवाया था, उसके बाद से राणा प्रताप के मन में जो बात थी जिंदगी भर गूंजता रहा। वह आदमी खाक छानता रहा पहाड़ों के, लेकिन झुका नहीं। तो पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध वाला वो हीरो राणा प्रताप थे। लेकिन अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मंगल पांडे थे। बट मंगल पांडे को सभी जानते हैं कि पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 के संग्राम में बिगुल बजाने वाला, बट वो चिंगारी ही जला पाए थे। उन्होंने चिंगारी दिया, देश में क्रांति हुआ। 1857 में कुछ समय के लिए अंग्रेजों को कुचल दिया गया हमारे भारतीयों द्वारा। वास्तव में चिंगारी लगा बहुत जबरदस्त, लेकिन योगदान मंगल पांडे का कुछ नहीं था। एक दो लोगों को मारा उन्होंने, उसके बाद फांसी पर लटक गए। उसके परिणति के रूप में ठीक है, एक विद्रोह हुआ, एक आंदोलन हुआ, विप्लव हुआ, हम लोग बागी समझे गए। लेकिन मंगल पांडे का बहुत बड़ा ऐसा प्रैक्टिकल रोल नहीं था। सही माने में देखा जाए तो हमारे भारत का सबसे पहला आजादी का दीवाना जिसने 3 लोगों को अपना आदर्श बनाया, हमारे शिवाजी महाराज, श्री रामचंद्र जी और महाराणा प्रताप, इन तीनों को अपना आदर्श बनाने वाला एक ऐसा हीरो, एक ऐसा संत, एक ऐसा सन्यासी, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा डाकू, जिसको मैं बोल सकता हूं डाकू, और एक पुजारी कि जिनके बारे में पता नहीं क्यों हमारे भारतीय लोग नहीं जानते हैं, जानना चाहिए। साथियों, आज मैं बताना चाहूंगा ऐसे वीर का नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। यहां ऐसे महाराष्ट्रियन चित्पावन ब्राह्मणों को जनरली कहा जाता है कि यह धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं और अपनी आजीविका बनाने के लिए झूठ साज बोलते रहते हैं। लेकिन क्या उनका कार्य यहीं तक सीमित है? मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को बताया, हर जाति धर्म बिरादरी को मैं खोलूंगा कि हमारे देश की आज़ादी के लिए प्राचीन काल से केवल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, सारे लोगों ने योगदान दिया और जम करके दिया है। अगर कुछ ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय, कुछ शूद्र अगर कहीं से नालायक या नपुंसक या गद्दार निकल गए तो सारी प्रजाति को गलत कहना यह बेईमानी होगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे चित्पावन ब्राह्मण वासुदेव बलवंत फड़के का हम लोग जिक्र कर रहे थे। वैसा शेर जिसने अपनी जातिगत अहंकार से दूर होते हुए भीलों को, आदिवासियों को अपने ग्रुप में शामिल करके छोटे छोटे ग्रुप जिनको अछूत माना जाता था उनको अपने साथ बैठा करके, अपने साथ भोजन करके, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जंगल के आदिवासियों को, भीलों को अपना हथियार बनाया था और अकबर के खिलाफ युद्ध किया था। रामचंद्र जी का सारा साम्राज्य, सारा व्यक्तित्व ही आदिवासियों के साथ बीता और लंका में जब उन्होंने दहन किया, माने लंका जब विजय किया तो उस समय उनके साथी वही थे। और सेम वही हाल हुआ हमारे शिवाजी का। उन्होंने भी महाराष्ट्र सारे छोटे छोटे आदिवासियों को लेकर के पूरे साम्राज्य को हिला दिया था, पूरे औरंगजेब के सत्ता को हिला दिया था, मुगलों का बिल्कुल कलेजा फाड़ दिया था। कुल मिलाजुला के वासुदेव बलवंत फड़के एक ऐसा शेर जिसको हमको जानना चाहिए। आज खास करके इस
गणतंत्र दिवस के अवसर पर। चलिए थोड़ा बहुत उनकी कहानियां जानते हैं। यहाँ आप लोग ये फिगर देख सकते हैं। अगर मैं पूरा फिगर दिखाता तो एक बंदूक के साथ एक डाकू की उपाधि, जी हाँ डाकू, जिस प्रकार से ठाकुर रोशन सिंह काकोरी कांड में डाकू थे लेकिन बाद में क्रांतिकारी बने, बट ये ऐसा कुछ नहीं थे। ये एक सिंपल इंसान, एक साधारण घर, चितपावन ब्राह्मण, खास करके महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे। जी हाँ, और इतने पवित्र घर में थे कि इनके पिताजी थोड़े सीधे साधे थे। अंग्रेजों के गुलाम तो नहीं थे लेकिन अंग्रेजों से डरते थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाना इतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ें। बट उनके दादाजी को विश्वास था कि मेरा पोता कुछ न कुछ करेगा इस धरती पर, क्योंकि होनहार वीरवान के हो चीकने पात। तो अब देखिए ये सिरढोर मतलब महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला, ठीक है, वहां पर एक गांव है सिरढोर, वहां पर जन्मे थे। कब? 1845 में। ध्यान दीजिएगा, ये दौर है जब 1857 का संग्राम हुआ था, उसके 12 साल पहले। माने जिस समय 1857 की क्रांति सुलग रही थी, आग लग रही थी, हर जगह क्रांति के बिगुल बज रहे थे, उस समय ये 12 साल के थे। 1845 में जन्मे सिरढोर में एक चितपावन ब्राह्मण के घर पर पैदा हुए। ठीक ठाक इन्होंने पढ़ाई किया लेकिन गरीबी थी। गरीबी की वजह से इनको इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। उसके बाद ये पूना में आ गए, छोटी मोटी नौकरी किया, 20 रुपये 30 रुपये मासिक पर इन्होंने नौकरी किया। पढ़ाई लेकिन अपनी जारी रखी, पढ़ते थे, इंग्लिश भी बोलते थे, ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते थे। उसी दौर में इनका सिलेक्शन जो ब्रिटिश आर्मी का जो लेखा विभाग होता है उसमें क्लर्क के रूप में हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्लर्क के रूप में हो गया। अब लोग तो ये कहते हैं, उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि मेरा उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन में घुस करके, खास करके आर्मी कैंप में घुस करके उनकी सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। अब कहाँ तक बात सत्य है कि इतनी छोटी उम्र में इनके पास क्या क्या विजन था, लेकिन वो इस समय नौकरी कर रहे थे, क्लर्क के रूप में थे और बहुत ईमानदार क्लर्क के रूप में थे। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पेश किए इतना बढ़िया सलीके से कि अंग्रेजों ने उनको इनाम भी दिया, काफ़ी अच्छा तारीफ भी किया उनकी, है ना, कई जगह उनको बड़ा सम्मानित किया। इसलिए वो लगता था कि अंग्रेजों के एक सम्मान पूर्वक अंग्रेजों के अंडर में रह रहे थे। अब उनका विजन क्या था? बहुत बड़ा विजन था, वो सुलग रहा था, बस उसको एक चिंगारी की जरूरत थी। तो ये हुआ क्या, वहीं पर ये लाहू जी उस्ताद, ध्यान दीजिएगा, लाहू जी उस्ताद, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया। लाहू जी उस्ताद ये कौन थे? एक बहुत बड़े पहलवान थे और देशभक्त पहलवान थे। ये जो है लोगों को अखाड़ा सिखाते थे, अखाड़े के माध्यम से और भी शस्त्र अस्त्र चलाना सिखाते थे और गांव में, लेकिन चोरी से, क्योंकि अंग्रेजों की नज़र हमेशा रहती थी कि इस प्रकार की गतिविधियां देश विरोधी हो सकती हैं, खास करके अंग्रेज विरोधी हो सकती हैं, इसलिए वो नज़र रखते थे, तो चोरी से सिखाते थे। तो वहाँ पर यह वासुदेव बलवंत फड़के साहब, फड़के ध्यान दीजिएगा, ये जाते हैं और उनको अपना गुरु बनाते हैं। ये अछूत थे, देखिए यहीं से इनके विजन का शुरुआत होता है। उस समय तथा कथित उस अछूत जाति का क्या स्थान था आपने अध्ययन किया होगा। तो अछूत थे लोग, वही लोग जाते थे उनके पास जो इन सब पे विश्वास नहीं करते थे। ये जाते हैं एक पवित्र ब्राह्मण के घर जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी पैदा हुए थे, इसी चितपावन में, और वीर सावरकर भी इसी चितपावन ब्राह्मण थे। लेकिन वो जाकर के उनके कदमों में बैठते हैं, उनका पैर छूते हैं और उनको अपना गुरु बनाते हैं। किसको? लाहू जी उस्ताद को। और उन्होंने कहा कि मुझे सिखाइए। तो पहलवानी तो सिखाया, लेकिन उन्होंने देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया और भी अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और कहा कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम में अगर कभी मेरी जरूरत पड़ती है तो बताना। तो उन्होंने इनसे सीखा, किससे? लाहू जी उस्ताद से, ठीक है। वहीं पर रानाडे का नाम आपने सुना होगा, न्यायमूर्ति अत्यो रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे कभी, हाँ इतिहास का हमारा चैप्टर शुरू ही होने वाला है, फिलहाल अभी हम ये सब देखते हैं। तो रानाडे एक दिन उनके लेखों को ये पढ़ते थे, उनके भाषणों को सुनते थे। एक आध दो दिन इनको सुनने का मौका मिला। रानाडे साहब
थे तो न्यायमूर्ति बड़े पैसे वाले थे, लेकिन सोशल वर्क करते थे, भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। उन्होंने भी कुछ जोशीला भाषण दिया, उसको सुन करके इनके मन में एक बवाल उठने लगा। अंदर अंदर तो चिंगारी जली रही थी कि हम लोग गुलाम हैं, क्योंकि पढ़े लिखे थे। जब पढ़ लिख लोगे तो सारी चीजें समझ जाओगे अंग्रेजों की, अदरवाइज तो हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे माई बाप हैं, उनके नौकर हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक धीरे धीरे छोटी एक वर्धनी सभा बनाई। किसने? उनकी संस्था बनाई। यद्यपि रामोसी सभा भी कहा जाता है, लेकिन रामोसी सभा बाद में बनी थी 1820-22 में और 1920-22 में। बट ये ऐक्यवर्धनी सभा बनाया इन्होंने, उसमें युवाओं को भरना शुरू किया, धीरे धीरे जोड़ना। अभी सोचिए, शुरुआती दौर है, क्लर्क की नौकरी है, वो भी अंग्रेजों के अंडर में है ना, हमेशा लोगों की निगाहें हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ऐक्यवर्धनी सभा बनाया और लोगों को भर्ती करते गए, धीरे धीरे युवाओं को भर्ती कर रहे थे और उनके अंदर जोशीला भाषण दे रहे थे। जी हाँ, उसी दौर में कुछ रोहिला, ध्यान दीजिएगा, ये रोहिला नवयुवकों को 500 नवयुवकों को भर्ती किया उन्होंने अपनी सेना में। रोहिला कहा जाता है क्षत्रियों का वंशज था और ये हर जगह, देश के हर जगह पाए जाते थे। रोहिला कुछ आते थे, मुस्लिम में भी आते थे। कहने का मतलब, अब वो मुस्लिम और क्षत्रिय छोड़ दीजिए, बस ये जानिए कि रोहिला एक लड़ाका जनजाति था। कभी कभी ये भाड़े पर भी लड़ते थे, भाड़े पर कि हमको कुछ दो। कुछ जो रोहिला तो पेशावर से आए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो पेशावर से आते थे। वो कहते थे कि चलिए हमको पैसा दीजिए, हम लड़ते हैं। तो 500 और रोहिला नायकों को भी जमा किया कि मान के चलिए कभी अगर विद्रोह करने का मन करता है, तो ये होगा। धीरे धीरे ये चल रहा था। उसी दौर में इनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। ध्यान दीजिएगा, इनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि ये सिरढौर से कहीं जाए। तो ये सिरढौर से पूना गए थे, जहाँ पर इनको नौकरी मिली थी ना, पूना में, आज जो हमारा पूना है, वहाँ पर इनके पिताजी बहुत नाराज थे, पत्नी नाराज थी, बच्चे दुखी थे। मतलब बच्चे और पत्नी और इनका काम ही है दुखी होना। अगर महापुरुषों के जीवन में ये सब बाधाएं अगर बन जाए तो फिर महापुरुष कहाँ से बनेंगे। तो सब कुछ छोड़ करके वहाँ गए थे। कहाँ पर? पूना में। और जबकि दूसरी शादी थी इनकी, ध्यान दीजिएगा, पहली शादी बहुत अच्छी औरत नहीं थी, उनके मन मुताबिक नहीं थी, गुजर चुकी थी। दूसरी शादी जब इन्होंने किया तो वो तो बहुत ही शादी महिला थी। सब लोग रोग आके रह गए, लेकिन ये चले गए, पूना में नौकरी कर रहे थे। उनकी माँ ने कहा था कि ऐसा न हो बेटा कि कभी तुम मेरी लाश भी देखने न आ पाओ। और हुआ भी यही। जब वो बीमार थी, उनके पिताजी ने तार दिया तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेज तो हमारी बड़ी तारीफ करते हैं। जाकर के उन्होंने छुट्टी की अर्जी लगाई कि हमको थोड़े दिन के लिए छुट्टी दीजिए, मुझे माँ को देखने जाना है, मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा टाल मटोल किया कि चलो देखा जाएगा। उसी दौर में एक अंग्रेज के यहाँ वेडिंग सेरेमनी हो रही थी, जम करके खूब शाह खर्च हो रहा था। ये जाते हैं वहां पर भी अर्जी लगाते हैं कि साहब जी सुनिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, हो सकता है वो न बची, छोड़ दीजिए। तो वहां पर बदतमीजी करता है अंग्रेज और इनको बोलता है कि आंखें नीची कर, नहीं तो आंखें निकाल लूंगा। और पिस्तौल भी तान देता है वो बंदा, वही जो वहां का मालिक रहता है। जी हाँ, पिस्तौल तान देता, लेकिन ये आंखें नीची नहीं करते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, मैं नौकर आपका हूं जरूर, लेकिन जिंदगी भर के लिए नहीं हूं। ये इस्तीफा उन्होंने दूसरे दिन आकर के इस्तीफा लिखा। वो तो समझ गया था ये बागी है, बगावत, क्योंकि आंखें नीची नहीं कर रहा है। तो इस्तीफा लेकर दिया कि भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी, माँ से बढ़कर मेरे कुछ नहीं है मेरे लिए। वो जाते हैं माँ से मिलने, लेकिन माँ तो चली गई थी, माँ गुजर चुकी थी। कल्पना कर सकते हैं कि जब बिछड़ते समय माँ ने कहा था कि शायद तो मेरी इस पार्थिव शरीर को देख भी न पाओ दोबारा। तो अब जब आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ गुजर चुका है, कई दिन हो चुका है, तो क्या बीता होगा उस बंदे के ऊपर, उसके मन में, उस ब्राह्मण के मन में, उस बागी के मन में कितना बड़ा बगावती तेवर पैदा हुआ होगा, हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो उनके मन में अंग्रेजों से और घृणा होने लगी कि मेरी माँ को मारने वाला यही है। अगर मैं आता, हो सकता हो मैं दवा बढ़िया से करता, इलाज अच्छा से करता, तो हो सकता मेरी माँ बच जाती। लेकिन वहीं पर फिर आते हैं, फिर पूना में आते हैं और इधर सब जुटाते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूना से लेकर अब धीरे धीरे उनका परिव्राजक का काल शुरू हुआ। परिव्राजक माने वो विवेकानंद वाला नहीं कि घुमंतू करके केवल ज्ञान प्राप्त था। अब उनका काल था कि घूमना और लोगों को इकट्ठा करना। तो 500 रोहिला को इकट्ठा कर लिया। रामोसी, ध्यान दीजिएगा, ये भी थे, भील थे, सब कुछ जुटाने लगे। उसी रामोसी में एक दौलती नामक का
बहुत शेर आदमी था। ये क्या काम करता था, इसकी दो बहनें थीं और दोनों बहनों को ढोल बजवा के अपने चैलेंज करता था कि मुझसे कोई लड़ेगा तो वहाँ पर कुछ इनाम उनाम रखा जाता था। कोई इससे लड़ने को तैयार नहीं था, बहुत ही बहादुर इंसान था। एक बार ऐसे ही चैलेंज कर रहा था कोई मर्द का बच्चा हो तो मुझसे लड़ के दिखाए और ये इनाम लेके जाए। इनाम में कुछ सोने की मोहरें होती थी। तो इन्होंने स्वीकार किया। वासुदेव बलवंत फड़के ने कहा कि अभी मेरे रगों में भारत माता का खून है, मैं लड़ना चाहूंगा। और लड़ाई होती है, जम करके लड़ाई होती है और ये जीत जाते हैं। जीत करके जब ऊपर से दबाए हैं तब तक उसकी बहन सोचती है कि मेरा भाई हार गया और पीठ में चाकू भोंक देती है। मरते नहीं हैं, बच जाते हैं। लेकिन ये दौलती जो शेर बंदा था, इसने अपनी बहन को मारा, कई झापड़ मारा और कहा कि तुमने मेरी इस वीरता को, मेरी इस प्रजाति को कलंकित किया है पीठ में छुरा भोंक करके। क्योंकि वो वीर था, जो जीता मुझसे वो वीर रहा होगा, मुझे हराने वाला कोई था नहीं। अगर वो हराया तो मतलब शेर होगा, और शेरों के पीठ में छुरा नहीं भोंका करते। तब माफी उपी मांगने के लिए जाते हैं और जो जीता गया था सोने का जो कुछ था, मोहरे थी, वो जाकर के देते हैं। और उन्होंने सिर्फ एक लिया, कहा कि इसको ले जाओ, जरूरत पड़ेगी तो मैं इस आज़ादी की बलिदान पर आपसे बलिदान मांगूंगा, लेकर जाओ। बल्कि यहाँ तक कि वो जो ये अछूत जो था बेचारा, अपने आप को अछूत समझ रहा था, जबकि यह भी बड़े उच्च कुल से आते थे। लेकिन धीरे धीरे एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ते गए और अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझते गए, नीचे बैठ गए। ये नीचे बैठ के बात कर रहा था तो ये भी नीचे बैठ गए। कहें ये भूल जाओ कि मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय क्या हूँ, सब बेकार है। इस भारत माता की आज़ादी के लिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर अपने रास्ते में लाते हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं बलिदान मांगूंगा और देना होगा। दौलती ने कहा मैं हमेशा तैयार हूँ। फिर ये जुटाते हैं सबको। दौलती बहुत बहादुर था। इसकी बहन का नाम जो भवानी था वो बड़ी खतरनाक थी। वो धीरे धीरे प्रेम करने लगी। किससे? इनसे। इनका विराट व्यक्तित्व देखा। अपनी पत्नी को छोड़ दिया इन्होंने, अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और ये धीरे धीरे प्रेम करने लगी। भैरवी माने जो भवानी है, प्रेम करने लगी इनसे और इन्होंने ताड़ लिया। एक विजन था, एक महापुरुष का दृष्टिकोण था। उनकी दृष्टि कितनी उच्च रही होगी। उन्होंने जब ताड़ा तो कहा कि देखो ये मार्ग इतना सरल नहीं है, ये प्रेम करना छोड़ो। मेरी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, मेरा परिवार भी है। ये प्रेम का पींगे बढ़ाना बंद करो और बलिदान दो। कितना भी समझा के थक गए, लेकिन वो अंदर अंदर प्रेम करती थी, क्योंकि एक विराट व्यक्तित्व देखा था, उनका नेतृत्व क्षमता देखा था। जब उन्होंने सारे आदिवासियों को या और भी लोगों को, भीलों को, सबको इकट्ठा करके भारत माता के प्रति जब अपनी संवेदना व्यक्त किया और अंग्रेजों के प्रति अपनी खिलाफत करने का विचार बताया सबको कि हम कैसे, सोचिए उस दौर में 1857 का ये क्रांति मतलब बीत चुकी थी। 1857 का महाक्रांति बीत चुका था। उसके बाद ये सब हो रहा था। लोग कहते हैं कि 1857 के बाद सारी विद्रोह शांत हो गया था। कौन कहता है? विद्रोह तो पनप रहा था और पहला विद्रोह था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांधी जी अकेले बूते। अभी 200 साल पहले कौन थे? शिवाजी थे। 200 साल बाद अकेले बूते एक छोटा सा आदना। शिवाजी तो फिर भी राजा के बेटे थे, कम से कम उनके पिताजी राजा थे, जीजाबाई महारानी थी। लेकिन ये तो एक अदना सा आदमी थे। इन्होंने इनको समझाया भवानी को कि ये प्रेम रूम का प्रपंच छोड़ो और आ जाओ साथ में। फिलहाल ये सब दौलत और ये सब मिल करके इन्होंने निर्णय लिया कि कैसे क्या किया जाए। फिर निर्णय हुआ कि अब लूटा जाए, पहले खजाना लूटा जाए। किसका? सोचिए काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी घटना हुआ, लूटा गया ट्रेन को। उसके काफी पहले ये लूट की घटनाएं शुरुआत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब लूटेंगे। किसको? सरकारी खजाने को लूटेंगे और अमीरों को लूटेंगे। खासकर हमारे उन अमीरों को जो गरीबों का अंगूठा जबरदस्ती लगवा करके उनके सारी जमीन जायदाद हड़प लेते हैं और उसके बाद वो जो फाइल है उसमें सब रखे रहते हैं। तो इन्होंने लूटना शुरू किया, डाका डालना शुरू किया। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने बंदूक उठाई, जुटाई, ट्रेनिंग दिया सबको और शुरू हो गए डाका डालना। किसके यहाँ? पहले तो छोटी मोटी डकैतियाँ डालते थे, उसके बाद बड़ी बड़ी डकैतियाँ डालने लगे, लूट लेते थे। सोना चांदी उनका एक सिद्धांत था कि किसी भी औरत के गले से निकाल करके नहीं, जो उनके पास है उनका लूटो, वो भी धनी। और उसके बाद जिनका फाइल जितना रजिस्टर था, गरीबों के जबरदस्ती खून से लिखा हुआ, अंगूठा लगा हुआ तुरंत जला देते थे। सारे लोग, जनता इनसे जुड़ते गए। सब सोचिए, कल्पना करिए कि जब आपके सोच को कोई नेता मिल जाता है तो आप खुद ही बहादुर बन जाते हैं। तो धीरे धीरे सब लोग जुड़ने लगे
और इन्होंने डकैतियां डालना जब शुरू किया तो बहुत तहलका मचा। सबसे बड़ी बात कि पूना पर इन्होंने अधिकार कर लिया। ध्यान दीजिएगा, पूना पर डकैती डाल के पूना पर कुछ दिनों के लिए अधिकार कर लिया। मामूली बात है, एक छोटा सा बंदा कुछ लोगों को जुटा करके 500 ये रोहिला, ये लड़ाकों को और रामोसी विद्रोहियों को, माने रामोसी आदिवासियों को प्लस और कुछ भीलों को लेकर के इन्होंने पूना पर धावा डाला और पूना पर अधिकार कर लिया। हालांकि कुछ दिन बाद अंग्रेजों ने उस पर फिर से कब्जा कर लिया, ये वहां से निकल लिए। चंद्रशेखर आजाद की ये पूर्वज थे, आजाद को कोई देख भी नहीं पाया था, इनको तो देखे लेकिन चूंकि इतना ये विचित्र स्वभाव के थे, मतलब इनका इतना चर्चा हो गया डकैती का कि इनके नाम से अलग अलग और डाके पड़ने लगे। इनके नाम से जो छुटपुट डाकू थे दहशत फैला करके लूटने लगे। कई बार तो भिड़ंत भी हुआ, कुछ महिलाओं को उठा कर लेके जा रहे थे ये नकली जो वासुदेव बलवंत फड़के, तो असली बन करके आते हैं और काट मार डालते हैं और अंग्रेजों को बचाते हैं। महिला अंग्रेज को बचाते हैं और वहाँ पर पूछते तुम हो कौन, तो बोलता है वासुदेव बलवंत फड़के। तो वहाँ गर्दन काट डालते हैं कि मैं हूँ वासुदेव बलवंत फड़के और मेरे राज में ये कोई विदेशी महिला और देसी महिला उनके साथ अत्याचार बेविचार नहीं हो सकता। फिलहाल डकैतियाँ डालना शुरू किया और अंग्रेज हिल गई। पूना पर अधिकार करना मतलब बहुत बड़ी बात। उसके बाद उनके कई खजानों को लूट लिया, हिल गया पूरा साम्राज्य। उन पर जो वहाँ का टेम्पल नामक जो गवर्नर था, टेम्पल गवर्नर, कहाँ का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर जो था, उसने इनाम रखवाया कि 4000 रुपया जो उसको पकड़ के लेके आएगा, मैं वासुदेव बलवंत फड़के को जो पकड़ के लेके आएगा उसको 4000 रुपये इनाम दूंगा। तो बलवंत फड़के ने जब सुना तो खूब गदगद हुए। कहीं कहीं मिलता है कि 50,000 रखा था, लेकिन 4000 रखा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो उस डैनियल का माने जो ये टेम्पल नामक गवर्नर थे, इन्होंने मेजर जनरल डैनियल को लगाया बुला करके। बहुत बड़े ये था कि यार वसुदेव बलवंत फड़के को शायद कोई पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए एक तर्रार अधिकारी को बुलाया, किसको, मेजर डैनियल को, और इन्होंने उसको सौंपा था। तो वसुदेव बलवंत फड़के ने कहा कि जो इसका सर लेके आएगा मैं उसको 5000 रुपया दूंगा। और कहा ही नहीं बल्कि चस्पा कर दिया, लगाकर दीवारों पर चस्पा कर दिया कि जो डैनियल का सर लेके आएगा मैं उसको 5000 दूंगा। मेरे सर का 4000 दे रहे तो मैं उसको 5000 दूंगा, लेके आओ। और होने लगा डकैती, जबरदस्त पड़ने लगी, लूट मार होने लगा। आते थे, डकैती डालते थे, लूटते थे और फरार हो जाते थे। अंग्रेजों को बहुत अंग्रेजों को मारे, जहां जहां गए कई जगह अंग्रेजों के ऊपर धावा बोले और काट दिए। सोचिए कब, 1845, कौन जानता है इस बंदे को, है ना, लॉर्ड एमहर्स्ट। और रैंड को मारने वाले चापेकर बंधु को लगभग बहुत लोग जानते हैं। ठीक है, उन्होंने किया, एक विद्रोह किया, एक आदमी को मारा, लेकिन ये तो सैकड़ों अंग्रेजों को मारे। सैकड़ों अंग्रेजों को मारने के बाद उनका खजाना लूटा। उसके बाद अपनी भारत माता को आजाद करने के लिए अपने ढंग से बहुत प्रयास किया। चलिए फिलहाल देखते हैं। फिर वो जाते हैं हैदराबाद में, वहां भी रोहिला थे। हैदराबाद में रोहिला नाविकों को इकट्ठा करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो हैदराबाद का जो नवाब था सलार जंग, ये अंग्रेजों का पिट्ठू था। इसने क्या काम किया कि कोई हेल्प नहीं किया। देखिए, इन्होंने अमीरों से जब मदद मांगा तो अमीर बिल्कुल राजी नहीं हुए। जितने गरीब थे वही राजी हुए थे, क्योंकि शोषित भी वही थे। गरीब लोग तो जी हजूरी करके इधर उधर करके अपना, अमीर लोग काम चला लेते थे, लेकिन गरीबों पर शोषण हो रहा था। उनको जब एक नेता मिला तो वो भी उबल पड़े। तो हैदराबाद का जो नवाब था उसने कहा अंग्रेज से कि ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। उसने अपनी पूरी सेना लगा दी, मैं पकड़ता हूँ उसको। और जितने भी इनके अच्छे अच्छे साथी थे सबको पकड़ के मारने लगा, काटने लगा, उनसे कबलवाने लगा। उस समय ये कहाँ चले गए, हैदराबाद से तो भाग गए। और हैदराबाद में काफ़ी दिनों तक ये क्या बन के रहे, साधु बन के रहे। काशीपुर बाबा, मतलब काशीकर बाबा नाम से ये कई जगह मंदिरों में रहे। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद ही नहीं और कई जगह ये मंदिर में वेश बदल के रहते थे, क्योंकि इनके पीछे दुनिया पड़ी थी और डाकू थे। तो डकैत आदमी तो छापामार युद्ध पद्धति में और वेशभूषा बदल के तो रहेगा ही। तो ये मंदिरों में काशीकर बाबा नाम से बड़े मशहूर होते गए। थोड़े से पढ़े लिखे तो थे ही। और इसने क्या काम किया, अपना जासूस लगाया और कई जगह घुमवाया। और वास्तव में उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी हिंट दिया तो पता चला। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर हैदराबाद और ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ का बीजापुर, तो यहाँ पंढरपुर। तो लोगों ने कहा कि यहाँ से भाग जाइए आप। इनके जो साथी लोग थे ये तो उत्तेजित हो गए मारने काटने के लिए कि सलार जंग को मैं काट डालूंगा। लेकिन भाई नवाब था, कुछ भी था, नवाब था, हैदराबाद का नवाब था। आज एक नवाब हैं हैदराबाद के।
तो यहाँ से पंढरपुर, पंढरपुर माने बीजापुर, और वहाँ से कहा कि आप निकलिए। अब ये निकलते हैं, चूंकि मंदिर में छापा पड़ता है, तो मंदिर में छापा पड़ने से पहले ही, और वो भी दो जासूस थे जो इनके साथ काम करते थे वहाँ क्लर्क के रूप में, वो दोनों गद्दार थे, उनको भेजा गया कि जाओ पहचान के आओ, देखो मंदिर में वही बाबा तो नहीं है। वे दोनों चोरी से गए, पहचान के आते हैं, अंग्रेजों को बताते हैं कि हाँ हाँ वही वासुदेव बलवंत फड़के है, लेकिन उनके आने से पहले ये फरार हो जाते हैं। और वहाँ चूंकि जो भवानी थी उसके पास काफ़ी खजाना रखा हुआ था, कहाँ, पंढरपुर में, तो उसी को सोचे कि ये चलते हैं वहाँ पर, उसी से सेना इकट्ठा बनाते हैं, फिर से कुछ करेंगे अपना। लेकिन बीच में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और यह किसी तरह रेंगते रेंगते भागते 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 वहाँ से सिर्फ इसलिए भाग रहे थे कि अगर मैं रहूँगा तो खिलाफत करूँगा, अंग्रेजों को मुँह तोड़ जवाब दूंगा। ठीक है, तो हैदराबाद से भाग रहे थे पंढरपुर, वहीं बीच में गद्दार लोग मिलते हैं, पकड़े जाते हैं। ठीक है, एक अंग्रेज आता है, इनके साथ जो उनको बचाने के लिए थे वो मारा जाता है, उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है। चूँकि काशीकर बाबा मैंने बोल दिया, तो काशीकर बाबा के नाम से यह काफ़ी दिनों, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद वेश बदल के एक गांव में 9 महीने साधु बन के रहे थे, और जब लोगों को पता चलता उस गांव वालों को बहुत दिन बाद, तो उस मिट्टी को जाकर चूम लेते थे और बोलते थे यहाँ पर हमारे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद रहे, 9 महीने रहे, हमको पता नहीं, एक नॉर्मल साधु के रूप में हम लोगों ने ट्रीट किया, और वो चंद्रशेखर आज़ाद जैसा महापुरुष। उसी प्रकार ये भी काशीकर बाबा के रूप में, ध्यान दीजिएगा, कौन, वासुदेव बलवंत फड़के, एक डकैत आदमी, कहने के लिए डाकू, लेकिन भारतीय मातृभूमि के स्वतंत्रता का महान पुजारी वासुदेव बलवंत फड़के। मैं बार बार नाम ले रहा हूं जिससे आपको नाम याद हो जाए, और आप और सर्च करिए, पढ़िए इनको, और जगहों पर खोजिए, चाहे जहां से मिलता जो जानकारी लीजिए। लेकिन भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के, मैं बार बार कहूंगा। ठीक है, अब इनको आया, पकड़ा गया, पीड़े में लेकर के आया गया इनको, पूना पकड़, देखिए यहाँ पकड़ा गया, यहाँ पर पंढरपुर में, पंढरपुर माने बीजापुर में, ये हैदराबाद गए थे, जबकि जन्म कहाँ हुआ था, यहीं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हैदराबाद गए थे केवल वो रोहिला युवकों को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन गद्दारी किया उस आदमी ने, किसने, सलारजंग ने, और ये कई लोगों को मरवा दिया, कटवा दिया, यहाँ तक कि बताने के बाद भी मार दिया। जो गवाह थे बताए, जिन्होंने बताया, बहुत मारा उनको, बहुत मारा, बहुत कड़ी कड़ी सजा दिया। और जब बता के उसके बाद ये पकड़े गए, पकड़ने के बाद इनको जब लेके आया गया तो इनके ऊपर मुकदमा चला। तो डर के मारे, अंग्रेजों के डर के मारे, इनका कोई भी केस लेने के लिए खड़ा नहीं था। तो एक वकील खड़ा हुए, बहस हुआ, बिल्कुल ये साबित कर दिए थे, ये वकील साहब जो इनके पक्ष से लड़ रहे थे, ये भी देशभक्त आदमी थे, ये साबित कर दिए थे कि ये तो नकली वासुदेव बलवंत फड़के, असली तो हैं ही नहीं, असली तो कहीं और हैं, बिछड़ रहे हैं, आप लोग नकली के चक्कर पड़े हुए हैं। लेकिन तब तक एक गद्दार आता है, गद्दारों की जमी है ये सिलसिला कत्ल का, कहते हैं सिलसिला कत्ल का कभी खत्म भी होगा क्या? इस देश में जयचंद बनना कभी बंद भी होगा? मां पूछती है वीरों से, रो रो कर अपने अश्रु से, क्या इस वतन के टुकड़े कभी बंद भी होगा? माने गद्दारों का जो इतिहास रहा है, जब सिकंदर यहां पर आता है तो आम्बीक से लेकर की जयचंद को तो मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके बारे में बहुत सी चीजें अब कही जाने लगी है, लेकिन दौला जी जैसे गद्दार जिन्होंने लक्ष्मीबाई के समय दरवाजा खोला था। हमारे देश में गद्दारों की एक परंपरा रही है, एक श्रृंखला रही है, नाम लिखा जाए तो शायद एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। यहाँ पर भी एक गद्दार आता है और वो रो रो के बोलता है कि वासुदेव, मैं टूट गया, मेरा शरीर तुम्हारे जैसा इतना मजबूत नहीं था, मुझे मार पड़ी, मैं अपने बीवी बच्चों के डर से या अपनी शारीरिक यातना के भय से मैं कबूल दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, तुम जैसा शेर मैं नहीं था, तुम्हारे जैसा शेर विदा हो जाएगा, दुनिया मुझे गाली देगी, इतिहास मुझे ताना मारेगा, तुमको बादशाह बनाएगा, तुमको शेर कहेगा, तुमको इतिहास पुरुष कहेगा, मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बर्दाश्त कर पाता। वो उससे प्यार करता था लेकिन शारीरिक ताकत नहीं थी, इतनी ऊर्जा नहीं थी। तो फिलहाल वो पुणे के जेल में उनको रखा गया। रखने के बाद उनको चमड़े के थैले में पानी दिया गया, उनका ब्राह्मणत्व भंग करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, सवाल नहीं उठता, मैं कितना भी हूं, अपने भाई बंधुओं को कोई जात बिरादरी में नहीं बांधता, लेकिन तुम चमड़े का मतलब बना हुआ है, गाय भैंस का चमड़े का बना हुआ का, उसमें मुझे पानी पिलाओगे, ये मेरे संस्कृत के खिलाफ है। नहीं पिया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया।
लेकिन नहीं टूटे। तब उनको क्या क्या काम किया, उनको भी काले पानी की सजा मिली। तो काला पानी दो जगह होता था, एक यहाँ अंडमान और निकोबार, तो एक विदेश में। तो अंडमान निकोबार की जगह है वो दक्षिण अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, एडन में, दक्षिण अफ्रीका एडन, उनको दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया कि जिससे अंग्रेज ने क्या कहा, खास करके जो टेम्पल नामक बदतमीज गवर्नर था, बददिमाग गवर्नर था, जो गद्दार अपने अपने लिए देशभक्त था, जो गवर्नर था, उसने सोचा कि इस आदमी का नाम न रह जाए। और वास्तव में जो उसने सोचा था करके दिखाया। अंग्रेजों का विजन इतना ऊंचा था। आज कितने साल हो गए सोचिए, लगभग 150 साल, 150 साल, 83 की बात है ये 83 की बात है, ध्यान दीजिएगा। 1883 17 फरवरी फिलहाल ये लास्ट की बात है। तो दक्षिण अफ्रीका में इसलिए भेजने का निर्णय लिया गया कि इनको कोई जाने न, इतने दूर भेज दो कि महीने, 2 महीने, 4 महीने में पूरी पब्लिक इनको भूल जाए और फिर से जो क्रांति सुलगा रहा था उसकी आग ठंडी हो जाए, न जले। इसलिए उनको भेजने का निर्णय लिया गया कि दक्षिण अफ्रीका भेज दो। और दक्षिण अफ्रीका में एडन नामक जगह पर भेजकर उनको जेल में बंद कर दिया गया और इतना यातना दिया गया, इतना यातना, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वीर सावरकर को अंडमान निकोबार के उस 27 साल के उस कैद में दिया गया था यातना, उससे भयंकर सजा। यहाँ भी इनको तेल पेरना पड़ता था, यहाँ भी इनको मारते थे, बहुत बहुत बुरी सजा देते थे। किसको? वासुदेव बलवंत फड़के को, कि इस आदमी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। खास करके नुकसान छोड़ो, अंग्रेजी आदमियों को मारना अपनी जगह है, उनके बंदूकों को, शस्त्रों को लूटना अपनी जगह है, लेकिन ये अगर जिंदा रहा तो अलग जगाएगा और अलग जगेगा तो हमारे लिए खतरा बनेगा। इसलिए दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका के एडन में इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। देखा कि हमको मारेंगे, इससे पहले हमको तोड़ें, हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को तोड़े, इससे पहले उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। और 17 फरवरी 1883 को इस आदमी ने आंखें मूंद ली। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार ये भाग भी गए थे पूना के जेल से, एक बार ये भागे और 17 मील तक, इतनी बुखार तड़प थी, लेकिन वो कैसे जेल तोड़ करके भागे। हाँ, ताकत थी, उनको अपना गले का फंदा भी तोड़ दिया था। 17 मील तक भागे, लेकिन कहाँ तक भागते, पूरी रेगिस्तानी इलाका उधर फिर मिलता है जहाँ पर ये पकड़े जाते हैं, लोग पकड़ लेते हैं इनको फिर से। और फिर पकड़ने के बाद क्या हाल होता है आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार आप नम्रता से कोई गलती करते हैं तो शायद कोई क्षमा कर दे, लेकिन जब दोबारा है ना आप वो धृष्टता दिखाते हैं तो फिर आपका बुरा हाल होता है। जिनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ, एडन में उनकी मौत हुई। लेकिन आपको साथियों, मेरे आज इस स्वतंत्रता मतलब गणतंत्र दिवस पर इस आदमी के बारे में बताने का एक ही पर्पज़ है, एक ही पर्पज़ है कि आप लोग इतना पढ़ो, इनको जानो, फैलाओ खूब। क्योंकि ये कोई सांप्रदायिक पुरुष नहीं थे, ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं थे, ये एक देशभक्त थे, सच्चे नेता थे, पहली क्रांति के अलग जगाने वाले, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत में छापामार युद्ध पद्धति शिवाजी के बाद यही लेकर आए थे, चालू किए थे। बट इस डकैत को कौन जानता है? डकैत भी तो कम से कम जाने, कम से कम इतना तो जानो आप लोग एक डाकू थे जो भारत माता के लिए अंग्रेजों को लूटते थे, कम से कम इतना तो जानिए। और पढ़िए, मेरी विनम्र प्रार्थना है, सभी लोग पढ़िए और पढ़ाइए, फैलाइए इस वीडियो को, जो फैलाना फैलाइए, बट और भी जितने जहां से सोर्स मिलता है पढ़िए। वासुदेव बलवंत फड़के, जी हाँ।